नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एलूसा के जंगलों में पकड़ा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि चीन फिर कर रहा है नापाक हरकत और डोकलाम में बढ़ी चीनी गतिविधियां। भूटान पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने कहा 2024 में पहले से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम, एनडीए में नहीं है कोई मतभेद। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया कर रही है तारीफ, मोदी सरकार के आलोचक भी कर रहे हैं फैसले की प्रशंसा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 125 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एलूसा के जंगलों से पकड़ा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में रविवार को सुरक्षा कर्मियों की बड़ी कामयाबी उनको मिली है। और बता दें कि बांदीपुरा के एलूसा के जंगलों में 26 असम राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त अभियान में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया है। और इस दौरान आतंकवादी के पास से गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन फिर कर रहा नापाक हरकत। डोकलाम में बढ़ी चीनी गतिविधियां। भूटान पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, डोकलाम में फिर चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। चीन की ऐसी नापाक हरकतों के बीच भारतीय सेना अध्यक्ष ने भूटान का दौरा किया। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन ऐसी नापाक हरकतें करता रहा है और इसके लिए वो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जमीन का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता। एक बार फिर डोकलाम चीनी गतिविधियों के कारण विवादों में आया है। भारत, भूटान और चीन की सीमाओं से लगा यह इलाका हमेशा विवादों में रहा है और इसके विवादों में रहने की वजह चीन द्वारा घुसपैठ करना है। दरअसल डोकलाम क्षेत्र का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करना चाहता है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से पता चला है कि चीन इस क्षेत्र में अवैध रूप से घरों का निर्माण कर रहा है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भारतीय थल सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरान पर पहुंचे हैं और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले डोकलाम क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधि और भारत चीन के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर जनरल मनोज पांडे का यह दौरा बेहद अहम है। हालांकि भारतीय सेना अध्यक्ष ने भूटान यात्रा पर बयान जारी कर भारत और भूटान दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती की बात कही है। और उन्होंने भूटान की यात्रा के संदर्भ में कहा है कि यात्रा दोनों देशों के शानदार और समय समय पर खड़े उतरने वाले द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगी, जिसमें अत्यधिक विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कहा 2024 में पहले से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम, एनडीए में नहीं है कोई मतभेद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में पहले से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने इसके लिए पार्टी के सभी मोर्चा पदाधिकारियों को अभी से ही बूथ स्तर पर जुटने जाने का आह्वान किया है। और ज्ञान भवन में भाजपा के संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति के दूसरे व अंतिम दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव बल्कि 2025 का विधानसभा चुनाव का भी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। अमित शाह के हवाले से ब्रीफिंग करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद अरुण सिंह ने पत्रकारों को सवाल पर कहा कि बिहार एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया कर रही तारीफ, मोदी सरकार के आलोचक भी कर रहे हैं फैसले की प्रशंसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भाजपा ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लिए गए फैसले सही साबित हुए हैं और यहां तक कि उसके आलोचकों ने भी इसको स्वीकार किया है। भाजपा प्रवक्ता के सैयद जफर इस्लाम ने दावा किया कि सरकार के आलोचक भी उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत उस तरह की समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है जिसने श्रीलंका और पाकिस्तान को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा था कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और उसका विदेशी कर्ज भी अपेक्षाकृत कम है। दोस्तों, आपको बता दें कि रघुराम राजन ने अतीत में अक्सर सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बारे में
चिंता व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा विनिमय के अलावा भारत विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतों पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भुगतान संतुलन और चालू खाता घाटा शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 125 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अगस्त को महानगर के नागरिकों को 125 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस, कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए 25 वाहनों को भी रवाना करेंगे। नगर निगम में बने डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। कमांड सेंटर के नंबर 1533 पर फोन कर लोक सफाई से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे। दोस्तों, 3 अगस्त को मुख्यमंत्री को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेला व अन्य कार्यक्रम में शामिल होने आना है। पहले नगर निगम का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम भी वहीं पर निर्धारित किया गया था। अब नगर निगम का कार्यक्रम योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरजेंसी में 48 घंटे निःशुल्क मिलेगा इलाज, खर्च होंगे 3000 करोड़, एम्बुलेंस सेवाओं पर 300 करोड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों को 48 घंटे तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसी तरह एम्बुलेंस सेवा पर हर साल करीब 300 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की गई है। इंटीग्रेटेड ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर की स्थापना की जाएगी। मरीज या तीमारदार के कॉल करने पर तत्काल एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी और मरीज को अस्पताल पहुंचाएगी। इस व्यवस्था पर 3000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें 5 वर्षों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर 1614 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रॉमा में आने वाले मरीजों के निःशुल्क उपचार पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने बिहार से किया 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। बीजेपी का दावा, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, भाजपा के 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार की धरती से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। देश भर में आए 750 पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा वर्तमान में ज़्यादा सीटें जीतेगी। दोस्तों, बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बिहार में जेडीयू और भाजपा के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ ही लड़ेगी। अरुण सिंह ने मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अमित शाह द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिए गए टास्क संबंधित जानकारी भी दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी राष्ट्रपति की सेना को खुली छूट, अगर लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान में घुसी नैन्सी तो गिरा देंगे विमान। अमेरिका में इसके बाद मची खलबली। जी हां दोस्तों, युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं ये 2 देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की संभावित यात्रा को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है। चीन ने नैन्सी की संभावित ताइवान यात्रा को लेकर खुली धमकी दी है और चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर स्पीकर नैन्सी के साथ अमेरिकी सेना के युद्ध विमान ताइवान की सीमा में घुसे तो उन्हें मार गिराने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर को मार गिराने तक की धमकी दे दी है चीन ने। खास बात यह है कि चीन की यह धमकी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस मामले को लेकर फोन पर लंबी वार्ता रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मामले के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि दोनों देशों में पहली बार इस तरह का तनाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से युद्ध जैसे आसार हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बाद चीन के हौसले बुलंद हुए हैं और वो ताइवान को लेकर ज़्यादा आक्रामक हुआ है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल चीन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अब बारी अमेरिका की है। तो दोस्तों, अमेरिका कैसे करेगा इसको रिएक्ट, ये समय आने पर हम आपको बताएंगे। रुक करते हैं अभी अगली बड़ी खबर की तरफ। हवाला जासूसी और डाटा चोरी मामले में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने नोएडा से 3 चीनी नागरिकों को कर लिया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, नोएडा एसटीएफ ने शनिवार को हवाला
कारोबार से जुड़े 3 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से उनके भारतीय फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपी पूर्व में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक और उसके दोस्त नटवर लाल के करीबी हैं। एसएसबी टीम ने जून महीने में बिहार के सीतामढ़ी स्थित नेपाल बॉर्डर से चीन के 2 नागरिक लू लैंग और यू हेलंग को बिना पासपोर्ट वीजा पकड़ा था। इन दोनों के चीनी जासूस होने का शक था। पूछताछ में सामने आया कि ये चोरी से 24 जून को भारत की सीमा में दाखिल हुए थे, जिसके बाद टैक्सी से नोएडा आए थे। जिसके बाद पुलिस ने चीनी नागरिक सुफाई और उसके दोस्त रवि उर्फ नटवर लाल, रवि की मंगेतर इबीना सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। सभी पर आरोप है कि ये भारत में जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा हवाला के जरिए चीन में करोड़ों रुपए भेज रहे थे। एसटीएफ ने इस गिरोह से जुड़े 3 और चीनी नागरिकों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकियों को पकड़ा, हथियार और गोला बारूद कर लिए बरामद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के पास से 2 पिस्तौल की 2 मैगजीन और 11 कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सोपोर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विशेष सूचना के आधार पर हादीपुरा रफियाबाद में सुरक्षा बलों की ओर से एक संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान संयुक्त दल ने लोरीहामा लिंक रोड से हद्दीपुरा की ओर आ रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। उन्होंने संयुक्त नाका दल को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल के काठमांडू में भूकंप के झटके, बिहार के कई जिलों में भी हिली धरती, 5.5 की थी तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में रविवार की सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। काठमांडू से 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र था। नेपाल में भूकंप के कारण बिहार के कुछ जिलों में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी पटना समेत सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मोतिहारी सहित कई जिलों में हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि कहीं से भी अभी तक जानमाल या किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भूकंप की तीव्रता 5.5 थी और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देशवासियों को पीएम मोदी कर रहे हैं संबोधित। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। यह मन की बात का 91वां एपिसोड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इस बार भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सब लोग अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सारे देशवासी 31 जुलाई यानी आज के दिन सरदार उधम सिंह की शहादत को नमन करते हैं। मुझे देखकर खुशी होती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में जन आंदोलन का इसे रूप दे रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक खास मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था और मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के गोमो स्टेशन को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसी स्टेशन से सवार होकर ब्रिटिश अफसर को चकमा दिया था। आपने काकोरी स्टेशन का नाम भी सुना होगा। इस स्टेशन से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का नाम जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने कहा कि इस जुलाई में एक रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन है और इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आज़ादी की लड़ाई में भारतीय रेलवे की भूमिका को जानें। देश में अनेक रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों शहद की मिठास की तरह किसानों का जीवन बदल रहा है। मोदी जी ने ये बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी आय बढ़ रही है। शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं
कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। दोस्तों 10वीं और 12वीं के नतीजों पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही 10वीं और 12वीं के कक्षा के परिणाम भी घोषित हुए हैं और मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल 10 रुपये प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा है और इसके अलावा डीजल की बिक्री पर कंपनी को प्रति लीटर 14 रुपये का नुकसान हुआ है और यही वजह है कि कंपनी को 2.25 साल में पहली बार किसी तिमाही में नुकसान उठाना पड़ा हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली दोस्तों, कुछ लोग धर्म के नाम पर विद्वेष पैदा कर रहे हैं और हम खामोश नहीं बैठ सकते। एनएसए अजीत डोभाल ने यह बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि कुछ लोग हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर दुश्मनी पैदा करते हैं और जो पूरे देश को प्रभावित करता है। इसका मुकाबला करने के लिए धर्म गुरुओं को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि गलतफहमियों को दूर करने और हर धर्म संस्था को भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अंतरधार्मिक सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में ये टिप्पणी की। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर दुश्मनी पैदा करते हैं जो पूरे देश पर प्रभाव डालता है। हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। धार्मिक दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा और हर धार्मिक निकाय को भारत का हिस्सा बनाना होगा। हम साथ तैरेंगे और साथ डूबेंगे। डोभाल ने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की प्रगति को बाधित कर रहा है। वो धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं और ये पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और ये देश के बाहर भी फैल रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में प्रचंड भगवा लहर फहराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है और इस साल के आखिर में गुजरात में और अगले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता का मूड समझने की कोशिश है और आपको बता दें कि विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर है। गुजरात और मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे वक्त में सर्वे इस बात को लेकर हुआ कि अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो नतीजा क्या हो सकता है। और दोस्तों चौंकाने वाले नतीजे नहीं आए हैं। हर बार की तरह भाजपा ही बाजी मारते नजर आ रही है और फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की देश में सरकार बन जाएगी अगर आज ही करा लिए चुनाव तो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली कंपनियों का बकाया जल्द चुकाए राज्य, पीएम मोदी बोले राजनीति नहीं राष्ट्रनीति की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर गांव हर घर को बिजली देने और 24 घंटे बिजली देने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पीठ कई बार थपथपाई, लेकिन शनिवार को उनका मिजाज पूरी तरह से अलग था। बिजली सेक्टर से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिजली को लेकर होने वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। ये चेतावनी भी दी कि अगर ये राजनीति बंद नहीं की गई तो हमारी आने वाले पीढ़ियों को फिर से अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव जीतने के लिए बिजली सब्सिडी देने की घोषणा, बाद में इसका भुगतान नहीं करने वाले राज्यों को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। साथ ही उनसे बिजली कंपनियों के बकाया लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का जल्द से जल्द भुगतान करने का आग्रह भी किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सलमान खान की जान को खतरा, पहले गन लाइसेंस और अब कार को किया अपग्रेड, सुरक्षा के लिए किए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सलमान खान को जब से जान से मारने की धमकी मिली है तब से अभिनेता अपनी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देना चाहते और इसलिए मजबूत सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है, जिसके लिए उन्होंने अपनी कार को अपग्रेड किया और वो अब लैंड क्रूजर से चलेंगे जो बुलेट प्रूफ है। खबरों के अनुसार एक्टर ने अपनी कार में आर्मर लगवाया है और बुलेट प्रूफ ग्लास भी कार में लगवाए हैं। हालांकि ये लैंड क्रूजर का नया वर्जन नहीं है। बता दें कि सलमान खान को बीते महीने जान से मारने की धमकी मिली थी। कथित तौर पर यह धमकी भरी चिट्ठी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को दी थी और इसके बाद सलमान खान ने हथियार रखने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया और अब उन्होंने सुरक्षा के मद्देनज़र कार को भी अपग्रेड कर लिया है। बता दें कि बीते दिनों मुंबई पुलिस ने बताया था कि सलमान खान ने हाल ही में धमकी भरा लेटर मिलने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।